प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बितान भाग 2 का पाठ 3 अतीत में दबे पाँव का सारांश बताने जा रहे हैं, जिसके लेखक ओम थानवी जी हैं। तो संक्षेप में हम ओम थानवी जी के विषय में जान लेते हैं। ओम थानवी एक लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक तथा आलोचक हैं। इनका जन्म 1 अगस्त 1957 को फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक संस्मरण विधा में लिखी मोहनजोदड़ो है। संस्मरण विधा में लिखी हुई है। तो ये कहानी अतीत में दबे पाँव सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में ओम थानवी जी बताए हैं, जो खुदाई के समय सिंधु नदी के किनारे मिला है। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी द्वारा लिखित यात्रा वृतांत तथा रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सारांश अतीत में दबे पाँव। यह एक यात्रा वृतांत तथा रिपोर्ट दोनों का मिला जुला रूप है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने विश्व के 2 सर्वाधिक प्राचीन नियोजित शहरों का विस्तार से वर्णन किया है। विश्व के, संसार के प्राचीन जो नियोजित शहर है, सही ढंग से बसे हुए जो शहर है, अभी अभी रिसर्च लगातार होता रहा है, उसमें यह सामने आया है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। पूरे मेसोपोटामिया की सभ्यता और सारी जो दूसरे देश की सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता ही है। उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर का वर्णन किया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यह सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बिंदु है मोहनजोदड़ो। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी जनसंख्या लगभग 50,000 थी। सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी और यह शहर छोटे मोटे टीलों पर बसा था। जो भी अवशेष मिले हैं खुदाई के समय, उन अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया गया है। टीले कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित थे ताकि सिंधु नदी की बाढ़ से बचा जा सके। आज की सेक्टर और कॉलोनी योजना, जो आज के बड़े बड़े शहरों में अच्छी नई टेक्नोलॉजी से जो कॉलोनियाँ बनाई जा रही है, बसाई जा रही है, शायद उनसे भी बेहतर था आज से 5,000 साल पहले की प्राचीन सभ्यता। कॉलोनी योजना भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर की योजना का मुकाबला नहीं कर सकती। आज की कॉलोनी योजना भी, आज की नगर योजना नीरस और दूरदर्शिता का पर्याय है। महाराष्ट्र, मुंबई जैसे महानगर में बारिश हो जाती है आज के समय में, तो सड़कों पर क्या घरों में पानी घुसने लगता है। पानी निकलने की पूरी व्यवस्था नहीं थी। जबकि मोहनजोदड़ो काल में पक्की सड़कें थी, चौड़ी चौड़ी नालियाँ थी और ढकी हुई नालियाँ थी। ड्रेन सिस्टम, पानी कहीं रुकता नहीं था। ऐसी सुंदर और साफ़ सुथरी नालियों का व्यवस्था किया गया था। चौड़ी चौड़ी नालियाँ, चौड़ी चौड़ी सड़कें। उस काल की नगर योजना में भव्यता थी। उनकी नगर योजना अत्यंत सुनियोजित एवं विस्तृत थी, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से तथा बड़ी थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में यहाँ इमारतें, खुदाई में बहुत सी चीज़ें मिली। बड़ी बड़ी इमारतें का खंडहर अवशेष मिला, सड़कें मिली, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ मिली, भाड़े, मुहरे और अन्य सामान मिला। लेखक ने इसका सिलसिलेवार वर्णन किया है। मोहनजोदड़ो की सड़कें सीधी और आड़ी थी, या तो सीधी थी या फिर सीधे सीधे, आड़ी मतलब मुड़ करके 90 डिग्री पर, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सरपीली नहीं थी। आज के महानगरों की विकसित कुछ कॉलोनियों में इस प्रकार की सड़कें मिलती है। बहुत कम कॉलोनियों में, आजकल के महानगरों में इस तरह की सड़क मिलती है, जो आज से 5,000 साल से भी प्राचीन सभ्यता है पुरानी।
इसे ग्रिड शैली कहा जाता है। इस नगर में स्तूप वाले चबूतरों के पीछे गढ़, उसके सामने उच्च वर्ग की बस्ती तथा दक्षिण में कारीगरों की बस्तियां हैं। अनुमान लगाया गया कि जो ऊंचे चबूतरे के पीछे का जो गढ़ है वो उच्च वर्ग की बस्ती रही होगी, क्योंकि उसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तथा दक्षिण साइड में जो अवशेष मिले उस कॉलोनी के उस साइड में थोड़ा छोटे छोटे मकान थे। तो अनुमान लगाया गया कि उधर कारीगर और काम करने वालों का उधर बस्ती रही होगी। स्तूप के टीले के दाईं ओर एक गली है। संभवतः यह सामूहिक स्नान का स्थान था। वहाँ कुंड की व्यवस्था थी कॉलोनियों के बीच में, जहाँ लगता था जैसे सामूहिक रूप से लोग स्नान करने आते होंगे। स्त्रियों के नहाने के लिए स्नानागार थे, वहाँ बने हुए थे। आज इतने हम विकसित हो चुके हैं, उसके बाद भी नदी में जब स्नान होता है, गंगा किनारे, जमुना किनारे, तो कोई स्नान कुंभ के अवसर पर भले ही वस्त्र बदलने के लिए व्यवस्था हो जाती है औरतों के लिए, अन्यथा ऐसे स्त्री पुरुष सब एक साथ स्नान करते हैं। लेकिन उस समय आज से 5000 साल पहले उस कुंड के किनारे स्त्रियों को स्नान करने के लिए बाथरूम बने हुए थे, स्नानागार बने हुए थे। यह कुंड लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा तथा 7 फुट गहरा है। उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती है। उस कुंड में उत्तर और दक्षिण दो साइड से सीढ़ियाँ उतरती हैं स्नान करने के लिए, पुरुष वर्ग के लिए। 3 और साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। 3 और जो थे उसमें साधुओं के लिए कक्ष बने हुए थे, जहाँ लोग साधु, ऋषि, सन्यासी इत्यादि आकर के स्नान करते होंगे। उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार हैं। इसमें किसी का दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है, यह भी एक खासियत थी। यह स्नानागार क्या, मकानों के भी जो भवन थे, घर के अवशेष मिले हैं, किसी भी मकान का 2 मकानों का दरवाज़ा आमने सामने नहीं है। इससे अगर दोनों का दरवाज़ा खुला हो तो घर में बैठे बैठे भी एक दूसरे के घर में देख सकते हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन आज की कॉलोनियों में ऐसे ही सामने सामने दरवाज़ा बनाते हैं, वो उस समय ऐसा नहीं था। और मुख्य सड़क से किसी भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता था। एक और विशेषता थी, किसी भी भवन के, मकान के मुख्य रोड पर, सड़क पर घर का दरवाज़ा नहीं खुलता था। इससे खतरा हो सकता था, कोई बाहर निकल जाए बच्चा, किसी को चोट लग जाए इत्यादि से सावधानी के लिए मुख्य मार्ग से अंदर की ओर जो सड़कें जाती थी उसी में दरवाजे होते, और आमने सामने के मकानों में दरवाजे सामने सामने नहीं होते थे, साइड में होते थे एक दूसरे के, ताकि एक दूसरे के घरों में बैठ के नहीं देखा जा सके। यह एक सिद्ध वास्तुकला का नमूना है। कुंड पक्की ईंटों से बनाया गया है। कुंड से पानी के रिसाव रोकने के भी प्रबंध थे कि रिस करके पानी बर्बाद न हो। इसके साथ ही पानी को बाहर निकालने के लिए बनी नालियाँ ढकी हुई हैं। पानी निकासी का एक सुव्यवस्थित प्रबंध इससे पूर्व इतिहास में कभी नहीं मिलता है। कुंड में ड्रेन सिस्टम भी लगे हुए थे, पानी को साफ करने के लिए। गंदे हो जाए तो उसे कैसे ड्रेन करके हम बाहर नालियों में भेज देंगे, यह व्यवस्था भी उस समय लगी हुई। आजकल के स्विमिंग पूल में इस तरह की व्यवस्था मिलती है बस, जबकि वहाँ सामूहिक स्नानागार था, कुंड था, उसमें ये व्यवस्था थी आज से 5000 साल से भी पुरानी सभ्यता में। यहाँ एक विशाल कोठार भी है, बहुत बड़ा कोठार, मतलब बड़ा कमरा, रूम, हॉल टाइप का, जिसमें संभवतः अनाज जमा किया जाता था। आज के समय में भी सरकार हर साल बरसात में कहती है कि अब बनाया जाएगा। सैकड़ों टन, क्या लाखों टन गेहूँ, अनाज सब सड़ जाता है। आज तक भंडारण की व्यवस्था नहीं हो पाई। हर साल सैकड़ों टन गेहूँ और चावल सड़ जाता है, अनाज सड़ जाता है भारत में। बरसात के समय चर्चा होती है, फिर बरसात बीत जाती है, समाप्त हो जाती है चर्चाएं। लेकिन सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में बड़े बड़े विशाल कोठार बने हुए थे, हॉल बने हुए थे, जिसमें अनाज जमा किया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया।
इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु काल में व्यापार के साथ साथ उन्नत खेती भी होती थी। यहाँ के लोग कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चने आदि की खेती करते थे। इसके पुख्ता प्रमाण मिले हैं। अनाज के दाने भी अंदर दबे हुए मिले और भी कई प्रमाण मिले जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि खेती कृषि प्रधान सभ्यता थी। सन 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए तो उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान मौजूद हैं। फलस्वरूप खोज प्रारंभ हुई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। और खड़ा ही नहीं किया मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के सामने, बल्कि आज यह प्रमाणित हो चुका है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी सभ्यताएं हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। यद्यपि मोहनजोदड़ो में सब कुछ खंडहरों में बदल चुका है, किंतु इन खंडहरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पर सभी घर ईंट के हैं, पक्के ईंट के मकान। आज से आज़ादी से पहले अगर हम भारत की दशा को देखें 1947 से पहले, तो भारत में 80% से अधिक कच्चे मकान थे। आज भी गाँव में 50% कच्चे घर मिल जाएंगे, मिट्टी के मकान। लेकिन 5000 साल पूर्व मोहनजोदड़ो और की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी सारे मकान पक्के ईंट के थे। घरों की दीवारें मोटी हैं। मोटी दीवारों से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस पर दूसरी मंजिल रही होगी। जिस घर की मोटी मोटी दीवारें हैं उस पर यह अनुमान लगाया गया कि ऊपर 2 मंजिला रहा होगा। इन घरों के सामने की दीवार में केवल एक प्रवेश द्वार है। केवल अंदर जाने के लिए एक ही द्वार है। कोई खिड़की नहीं है। सड़कों पर कोई खिड़की नहीं खुलती थी इन मकानों में। इतनी व्यवस्थाएं थी। पर्दा प्रथा भी थी। इसका मतलब यहाँ पर एक दाढ़ी वाले याचक नरेश की मूर्ति प्राप्त हुई थी। एक घर में कुछ कंकाल भी मिले थे। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प की खुदाई भी मिला। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प खुदाई में मिला। एक उपासना केंद्र भी खंडहर में मिला। एक ऐसा स्थान भी मिला जहाँ जाकर के भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक या कोई भी प्रार्थना जाकर करता होगा। इस तरह का बड़ा सा एक प्रार्थना हॉल भी मिला। कुछ मकानों में सीढ़ियाँ भी बनी हुई मिली पक्के ईंट की, जो छत तो नहीं था, ऊपर जाकर बंद हो जाती हैं। वो हमें इशारा करती है, बताती है कि अभी यह सभ्यता, हम अगर यह सभ्यता जीवित होती तो कितनी ऊंचाइयों को हम प्राप्त किए होते। हमें निरंतर आगे बढ़ने की ओर, ऊपर देखने के लिए विवश करती है, सोचने को बाध्य करती है वो सीढ़ियाँ। खंडहरों को देख करके, मकान के खंडहरों को देख करके ऐसा लगता है जैसे दरवाजे खिड़की सब सड़ गए हैं, केवल ईंट की इमारतें खड़ी है। ऐसा लगता है, अनुमान लगाया गया है कि जैसे राजा से घुसाकर गांव वाले सब अपने दरवाजे खिड़की निकाल कर लेकर चले गए हों, या कोई ऐसा संकट आया है जिससे सब कुछ समाप्त हो गया हो। आज भी घरों में घुसने पर, किचन में, रसोई घर में पहुंचने पर ऐसा खुशबू का एहसास कर सकते हैं। इस तरह के अनुमान उन मकानों पर, भवनों पर जाने पर, उस खंडहर पर हमें अनुमान लगाया जा सकता है और एहसास किया जा सकता है। अचानक पैर ठिठक जाएगा, रुक जाएगा कि कहीं कोई घर में, दूसरे के घर में घुस रहे हैं तो अचानक हम सहम से जाएंगे। ऐसा फीलिंग, अनुभव होता है उन खंडहर में जाने पर। यहाँ घरों में स्नानागार भी मिले, बाथरूम भी थे। कुएं बस्ती के बाहर थे। पक्के ईंट से बने हुए कुएं भी मिले। पानी की कोई व्यवस्था, कमी नहीं थी ऐसा लगता है, क्योंकि जगह जगह बस्ती में कई कुओं के अवशेष प्राप्त हुए जो पक्के ईंट से बने हुए थे। इससे लगता है कि कुएं सामूहिक थे।
मोहनजोदड़ो में कुओं के अतिरिक्त सब कुछ चौकोर और आयताकार लगता है। यह भी एक खासियत थी कि कोई भी भवन, मकान या जो भी है, कुंड, बड़े बड़े कोठार जो अनाज रखने के, भंडारण करने के, ये सब चौकोर थे, स्क्वायर में थे या रेक्टेंगल में थे, आयताकार थे या चौकोर थे। केवल कुएं जो थे वो सर्कुलर थे, गोल गोल थे, बाकी सब कुछ आयताकार या चौकोर था। सड़कें भी सीधी सीधी या मुड़ी हुई थी। नगर योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मुहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तौलने के बाट आदि सब कुछ प्राप्त हुए। अवशेष जो वहाँ सिंधु घाटी के किनारे भी संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ भी रखा है, दिल्ली में रखा हुआ है, कुछ दूसरे देश के संग्रहालय में भी गया है। तो हम जाकर के संग्रहालयों में इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ सभी घर सुनियोजित ढंग से बने हुए हैं। बड़े घरों में के कमरे जो थे वो छोटे छोटे होते थे, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ की आबादी अधिक रही होगी, इस घर में सदस्यों की संख्या अधिक होगी, इसलिए छोटे छोटे कमरे उस घरों में थे। कुछ घरों के ऊपरी मंजिल के चिन्ह हैं, पर सीढ़ियाँ नहीं है। संभवतः लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किया गया होगा। लेकिन कुछ घरों में बाहर की ओर सीढ़ियों के संकेत भी हैं, सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। परंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मोहनजोदड़ो में खिड़कियाँ या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। खिड़की और दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं दिखे। लगता है शायद उस समय इतनी कड़ी धूप न पड़ती हो। मोहनजोदड़ो की मोहरों पर शेर, हाथी या गेंडा पशु मिलते हैं, जो जंगल में ही हो सकते हैं, मरुभूमि में नहीं। जो ये चित्र मिले हैं शेर के, हाथी के, गेंडा के, पशु के, ये अवशेष, ये सब जानवर जंगल में ही रहते हैं, रेगिस्तान में नहीं रहते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ हरा भरा रहा होगा। आज के समय में वो रेतीला इलाका हुआ है। मोहनजोदड़ो का अजायब घर छोटा ही है, सामान अधिक नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है, जैसा कि मैंने अभी बताया। वहाँ से मिले हुए अवशेष कुछ कराची पाकिस्तान में, लाहौर में, पाकिस्तान के कराची और लाहौर में रखा है, कुछ दिल्ली में संग्रहालय में है और कुछ लंदन चला गया है। लेकिन वहाँ भी अजायब घर है, वहाँ भी संग्रहालय है, छोटा है पर है। अजायब घर में काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, काला पड़ गया गेहूँ के दाने रखे हुए हैं, तांबे और कांसे के बर्तन रखे हुए हैं, मुहरें रखी है, वाद्य यंत्र रखे हैं, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, नाप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी तथा कारीगरों के लिए औजार थे और कृषि के सामान, खिलौने भी थे, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे मनकों वाले हार और पत्थर के औजार रखे गए हैं। परंतु अजायब घर में कोई हथियार नहीं है। यह भी एक राज पोषित, धर्म पोषित प्रश्न आता है हमेशा कि सिंधु घाटी सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी, ये प्रमाणित कीजिए। तो वहाँ अस्त्र शस्त्र के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। यह इस बात के प्रमाण है कि वहाँ शासन ज़बरदस्ती कोई नहीं करता था, डर करके लोग ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रहते थे, बल्कि वहाँ की जो सभ्यता थी, उस समय के लोग थे, वो आपस में ही अनुशासित थे और लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं थे। लड़ाई की ज़रूरत कब पड़ती है? जब गलत लोग होते हैं।
अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आदमी एक दूसरे से लड़ना चाहे। जब प्रेम पूर्वक रहेगा तो अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं थी। तो निश्चित रूप से वहाँ के सभ्यता के लोग उस समय प्रेम पूर्वक रहते थे, इसलिए कोई राजा का भी बहुत बड़ा भवन नहीं मिला। औजार जरूर मिले, कृषि के यंत्र मिले, जो काम की ज़रूरत की चीज़ें थी वही रखते थे, बाकी प्रेम पूर्वक रहते थे। परंतु अजायब घर में कोई हथियार नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अजायब घर में अनेक वस्तुएं हैं जो उसे एक कला सिद्ध, तकनीक सिद्ध तथा सभ्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में सिंधु घाटी की सभ्यता का सौंदर्य बोध राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसका उत्तर भी आप लोग ध्यान से समझ ले, इसी के साथ हम बता देते हैं। ये अक्सर आता रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता संपन्न थी। यह बात उस समय के भव्य खंडहर से सिद्ध हो जाती है। स्नानागार, अन्न भंडार, कुओं, तालाब, गली सड़क व्यवस्था, जल निकासी की ढकी नालियाँ उसके शानदार रहन सहन को बताते हैं। वे लोग साधन संपन्न थे। उनकी जीवन शैली सादगी से भरी हुई थी, उसमें दिखावा या आडंबर नहीं था। वे अनुशासित खुद से थे, वे स्वयं अनुशासित थे, समाज से अनुशासित, अपने आप अनुशासित थे, पर वे ताकत के बल पर नहीं। उनकी खूबी उनका सौंदर्य बोध था, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। खुदाई में प्राप्त वस्तुओं से यह सिद्ध हो जाता है कि सिंधु सभ्यता उच्च विकसित साधन संपन्न थी। उनके घर उनकी ज़रूरत के अनुरूप थे। उनमें किसी भी अनावश्यक विस्तार या दिखावटीपन नहीं था। ये लिख सकते हैं। यदि अब खुदाई बंद कर दी गई है, सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। चूँकि दलदल हो गई है, आगे खुदाई अब रोक दी गई है। आगे खुदाई करने पर इस बात का डर है कि कहीं सिंधु का पानी, क्योंकि दलदल नुमा हो गया है, आ जाए और जो मिला है अवशेष खुदाई में वह भी नष्ट न हो जाए। इसलिए अब खुदाई रोक दी गई है, वरना और भी बहुत कुछ मिल सकता था। खेती पर आधारित इस सभ्यता ने बहुत विकास किया और एक दिन स्वयं ही मिट गई, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो इस तरह से संपन्न हुआ सारांश। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।